स्वागत है। समसामयिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा बिंदु है वो है 130वां संविधान संशोधन बिल। क्या है? 130वां संविधान संशोधन बिल। एक्चुअली बिल चर्चा में क्यों है, पहले इस पर बात कर देते हैं। 21 अगस्त 2025 को संसद का मानसून सत्र चल रहा था और इस दौरान जो है एनडीए सरकार ने लोकसभा में एक बिल रखा जिसे कहा गया है 130वां संविधान संशोधन बिल। क्या रखा? 130वां संविधान संशोधन बिल। इस बिल के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इस बिल में प्रावधान क्या क्या चीजें हैं। इस बिल के अनुसार यदि किसी भी मंत्री को, अब मैं मंत्रियों की भी कैटेगरीज को डिवाइड कर देता हूं। भारत में जो सरकारें हैं वो कितने प्रकार की सरकारें हैं? भारत में सरकारें हैं 3 प्रकार की सरकारें। एक है संघ सरकार। क्या है बेटा? संघ सरकार। दूसरी है राज्य सरकार, और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। क्या है बेटा? केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। अब देखें जरा सा, आप जानते हैं संघ सरकार में जो चलाते हैं देश में उन्हें भारत सरकार कहते हैं और इस सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और इसके साथ अन्य मंत्री होते हैं। इसके साथ क्या होता है बेटा? अन्य मंत्री होते हैं। उसी तरह राज्य सरकार का जो प्रमुख वो होता है मुख्यमंत्री और इसके साथ और भी मंत्री होते हैं, चाहे आप कैबिनेट मंत्री समझो चाहे राज्य मंत्री। सेम इधर वाले यहाँ भी होते हैं। इसके अलावा राज्यों में भी सीएम होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में, खासकर दिल्ली वगैरह में, पुदुचेरी वगैरह में तो मुख्यमंत्री होते हैं। प्लस इसके साथ जम्मू कश्मीर के भी बारे में बात करना पड़ेगा और इनके साथ भी मंत्री होते हैं। यानी मुख्य प्रधानमंत्री, इनके साथ अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री इनके साथ अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री इनके साथ अन्य मंत्री। लेकिन स्थानों की बात अलग अलग, यहाँ संघ सरकार, यहाँ राज्य सरकार, यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। क्या है मुख्य रूप से 31वां संशोधन है? क्या 130वां संविधान संशोधन ये है कि अगर किसी भी मंत्री को, चाहे आप प्रधानमंत्री मान लें, चाहे अन्य मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे अन्य मंत्री, अगर ये कोई गंभीर अपराध करते हैं और अगर इन्हें 30 दिन की सजा लगातार हो जाती है तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? अगर किसी भी मंत्री को, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो कोई भी अन्य मंत्री है, अगर उसे किसी भी गंभीर अपराध में 30 दिन की लगातार सजा हो जाती है तो 31वें दिन उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले तो 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो अगर 30 दिन नहीं तो 31वें दिन उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसका पद ऑटोमेटिक रिक्त माना जाएगा। ठीक है, एक बात और जरा समझना, और क्या है इसमें, जैसे कोई प्रधानमंत्री की बात करते हैं, यदि कोई प्रधानमंत्री पर कोई बड़ा आरोप लगता है तो 30 दिन खत्म हो गए, 31वें दिन उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर वो नहीं देता है तो उसका पद 31वें दिन ऑटोमेटिक रिक्त माना जाएगा। अब और मंत्रियों की बात करते हैं। कोई और मंत्री है, यदि उस मंत्री पर गंभीर अपराध का आरोप सिद्ध हो जाता है और उसे 30 दिन से ज्यादा की सजा हो जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, क्योंकि संघ सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता संवैधानिक, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उस संबंधित मंत्री को हटा सकता है। लेकिन यदि सोचो कि यदि वो मंत्री, यदि प्रधानमंत्री उस मंत्री को हटाने की सिफारिश नहीं करता है तो भी राष्ट्रपति उस मंत्री को पद से हटाया जा सकता है, या माना वो 30 दिन तक अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसका पद रिक्त माना जाएगा। यही स्थिति राज्य सरकारों के संबंध में है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हटाता है, जबकि यहाँ मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल पदों से उन्हें हटा सकता है। आपको ये बात समझ में आई? यानी 130वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है। अभी ये बिल 21 अगस्त 2025 को लोकसभा में आया। लोकसभा में इस पर भयंकर चर्चा हुई। अब देखो चर्चा का कारण क्या है। चर्चा का कारण ये है कि ये एक तो संविधान संशोधन है तो नॉर्मली बिना चर्चा के पास नहीं होगा। दूसरा ये है कि इसका विरोध भी हो रहा है और इसका समर्थन भी हो रहा है। अब समर्थन और विरोध की बातें थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि 130वां संविधान संशोधन जो लोकसभा में आया, अब उसे अत्यधिक विरोध के कारण जेपीसी को सौंप दिया गया। अब आप सोचेंगे सर जेपीसी क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, उन्हें जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार अगर जेपीसी की रिपोर्ट जल्दी आ जाती है
तो शीतकालीन सत्रों में सरकार इस कानून को लोकसभा में पारित करवा सकती है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसका समर्थन क्यों हो रहा है, क्योंकि देश में लोग इसका कई लोग समर्थन कर रहे हैं और इसका कई लोग विरोध कर रहे हैं। समझना जरा, इसका समर्थन क्यों है, इस बात पर जरा बात करते हैं। इसका समर्थन इसलिए है कि सरकार का पक्ष है, सरकार कह रही है कि यदि ये बिल संसद में पारित हो जाता है, समझना जरा चीजों को, उन्होंने कहा कि यदि बिल संसद में पारित हो जाता है तो इसकी वजह से देश को ऐसे नेता मिलेंगे जो मॉरलिटी के अनुसार बेस्ट हो। देश को कैसे नेता मिलेंगे बेटा, जो कि साफ छवि के हों, साफ छवि के हों, ठीक है, साफ छवि के हों, और अगर वो अपराध करते हैं तो उन्हें तुरंत दंड दिया जा सके और वो अपराध करने के बावजूद भी अपने पद पर न बैठ सके। अब इसका हमारे पास लेटेस्ट उदाहरण क्या है, इसका हमारे पास लेटेस्ट उदाहरण है दिल्ली के सीएम, आपको याद होगा दिल्ली के सीएम क्या नाम था, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इन्हें जो है तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में इनको सजा होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और इन्होंने जेल से ही सरकार चलाई। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, इन्होंने जेल से ही सरकार चलाई, क्या इससे पहले संविधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, संविधान में इस बात का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है 30 दिन से ज्यादा की, तो वो चाहे तो जेल से ही, जहां भी उसको जो सजा मिली वहीं से अपने सरकारों को चला सकता है। अधिकतर चांस ऐसे होते हैं कि राजनेता जो है मॉरलिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूं। हेमंत सोरेन जो थे, इससे पहले मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्होंने जेल जाने से पहले ही मॉरलिटी के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। मॉरलिटी के आधार पर का मतलब होता है कि आप पे डिपेंड है कि आप नैतिकता के आधार पर पद छोड़ते या नहीं। लेकिन भारत के नेता ऐसे खतरनाक है कि वो जेल छोड़ो तो कब्र में जाने से पहले तक पद पर बैठना चाहते हैं। इस वजह से सरकार ने कहा है कि हम अब ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी आदमी को 20 दिन से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसे नैतिकता के आधार पर देने की जरूरत नहीं है, अब सीधे ही उसे कानूनन उसके पद से हटा दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? इससे एक स्वच्छ लोकतंत्र देश में स्थापित होगा, ये दलील है सरकार की। अब विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं, ये तो पक्ष वालों की बात है। विपक्ष की जो दलील है वो ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अगर ये चीज कानून में पहले से नहीं दिया हुआ है, संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाया है, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। इसके पीछे उनकी दलील क्या है, जरा इस बात को भी समझे। इसके पीछे उनकी दलील है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के सरकारों के मुख्यमंत्रियों या अन्य मंत्रियों पर, जैसा कि सभी सरकारें करती हैं, ईडी जितनी भी अपनी एजेंसियां, उनका दुरुपयोग करते हुए अगर किसी भी मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्रियों पर आप कोई केस फाइल करते हैं और उन्हें 20 दिन से सजा हो जाती है, तो फिर आप उनको उनके पद से हटवा दोगे, है या नहीं? आप उनको उनके पद से हटवा दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि 7-8 मंत्री जो है उन पर केस करवा दिया और उनको 30 दिन से ज्यादा की सजा हुई, 7-8 मंत्री जेल चले गए, तो पता चला वो सरकार अल्पमत में आ गई। तो विपक्ष का आरोप है कि आप क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे, संघीय जो ढांचा हमारा उसे कमजोर कर रहे, क्योंकि आप अपने हित की वजह से ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे सरकारें जो है वो अल्पमत में आ जाए या सरकारें अस्थिर हो जाए। ये मुद्दा है विपक्ष का, आप समझे कि नहीं? ये मुद्दा है विपक्ष का। अब चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों की मैंने आपको बात बता दी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो 130वां संविधान संशोधन है ये सही है या गलत है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा आया क्यों, कहां से ये मुद्दे की शुरुआत हुई, इस पर भी बात करते हैं। एक्चुअली में महाराष्ट्र नीचे तमिलनाडु सरकार में एक वी सेंथिल नाम के एक मंत्री थे, उन पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा चला और उसमें उन्हें सजा हो गई। जब उन्हें उसमें सजा हुई तो वहां के जो उस समय राज्यपाल थे उन्होंने उन्हें उनके पद से हटा दिया। ठीक है, सरकार जो है सीधे जाकर के कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने बिना मुख्यमंत्री के सलाह के उन्हें उनके पद से कैसे हटाया।
समझे कि नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, वो वापस आए और एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फिर उन सेंथिल साहब को दोबारा मंत्री बना दिया। यहां से चर्चा की शुरुआत हुई। उसके बाद जो है आपने मुख्यमंत्री केजरीवाल को देखा कि किस तरीके से उन्हें जेल भेजने के बावजूद भी उन्होंने जेल से ही मुख्यमंत्री का कामकाज संभाला और अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, मॉरलिटी के आधार की ऐसी तैसी। तो ये आखिर में यहां से जो है मुद्दे की शुरुआत हुई और इस तरीके से आज 130वां संविधान संशोधन बिल आपके सामने है। अब प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो संविधान संशोधन है ये जब जेपीसी रिपोर्ट दे देगी तो ये पारित किस तरीके का होगा, इस पर भी बात करते हैं। देखो एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई भी संविधान संशोधन जो है वो दो तरीके से पारित होता है। सुनना थोड़ा सा, हमारे पास संसद है, आप जानते हैं देश में संसद बिल को पारित करती है और संसद के दो हाउस है। कितना हाउस है बेटा? दो हाउस। एक हाउस का नाम है आपके पास लोकसभा, क्या है बेटा? लोकसभा। और दूसरा आपके पास हाउस है राज्यसभा। ये दो ही है ना आपके पास, पहला क्या है और दूसरा क्या है? राज्यसभा। अब अगर संविधान संशोधन बिल को पारित होना है तो इसकी मुख्य रूप से दो शर्तें होती हैं कि आपको दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इस बिल को पारित करना पड़ेगा। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन बिल है जो संघ को प्रभावित कर रहा है, अब आप सोच रहे होंगे संघ को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी इसमें आ रहे हैं, यानी संघ सरकार के भी आ रहे हैं, राज्य सरकार के भी आ रहे हैं, केंद्र शासित सरकारों के बारे, यानी पूरे संघ को प्रभावित करने वाला संविधान संशोधन बिल जब होता है तो उसे लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों में भी पारित करना पड़ता है। अब आप सोच रहे हैं सर राज्यों में पारित मतलब कितने राज्यों में, है ना? राज्यों में पारित का मतलब उन राज्यों की विधानसभाओं में आपको पारित करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि राज्यों में कहां कितनों में पारित करना पड़ेगा? क्या 28 का 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में? नहीं, जितने टोटल राज्य हैं उनके आधे में, टोटल राज्यों की संख्या के अपॉन 2 यानी आधे राज्यों में आपको ये बिल पारित करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? तो आपको लोकसभा में, राज्यसभा में, आधे राज्यों की विधानसभा में जब ये बिल पारित होगा तब जाकर के 130वां संविधान संशोधन बनेगा। क्या क्लियर हुई ये बात? इस तरीके से पारित होगा। अब पॉइंट एक है कि सर पारित हो जाएगा क्या? देखो एक्चुअली में लोकसभा की सदस्य संख्या का 2/3 का मतलब होता 362, जबकि बीजेपी के पास वहां मात्र 293 सीटें, यहां भी इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। सुनना जरा, समझना। प्लस राज्यसभा में इनको पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 2/3 बहुमत के लिए संख्या चाहिए 162। कितना चाहिए बेटा? 160, 162 में 160। जबकि राज्यसभा में बीजेपी के पास वर्तमान में, अगर एनडीए की बात करूं, बीजेपी नहीं एनडीए की बात कर रहा हूं, तो जो एनडीए के पास नंबर है वो है 132। कितने नंबर है इनके? 132 सदस्य। यहां चाहिए थे 160, है कितने इनके पास? 132। और यहां इनको चाहिए 362 और है कितने इनके पास? 293। असंभव है पारित होना। यदि विपक्षी पार्टियों के साथ आपस में समन्वय करके ये बिल पारित होगा तो ईश्वर जाने, लेकिन अभी तो ये बिल पारित होना संभव नहीं लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। राज्यों में क्या स्थिति है? राज्यों में अगर बात करो अभी तो 19 राज्यों में एनडीए के पास बहुमत है। 19 राज्य बहुत होते हैं, यानी पूर्ण बहुमत में है, तो राज्यों में तो ये बिल पारित हो जाएगा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल का पारित होना अभी तो असंभव लग रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है, आपका क्या कहना है 130वें संविधान संशोधन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो जो कि हमने 130वें संविधान संशोधन किया है, जो कि अभी पारित नहीं हुआ है, इसे केवल लोकसभा में रखा गया और जेपीसी को सौंपा गया है, इसका क्या प्रभाव होगा हमारे देश में, क्या इसको देश में लागू होना चाहिए, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।